पढ़ाकू नितिन में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ सुधीर चंद्र हैं। सुधीर चंद्र का यूं तो परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है, लेकिन आज के पॉडकास्ट के लिए इतना बताना भी काफ़ी होगा कि वो इतिहासकार हैं। गांधी पर उनका बहुत काम है। एक बड़ी शानदार किताब आई थी उनकी 2011 में, गांधी एक असंभव संभावना, और गांधी के आखिरी दिनों के बारे में बड़ी तफसील से उसमें चर्चा हुई है। और वो किताब पढ़कर तो मैं खूब रोया था, और कई साल हो गए अब तो, अभी मेरे पास ही है। तब सोचा था कि सुधीर जी से कभी मौका मिला तो बात होगी, मौका मिला, आज बात होगी। लेकिन गांधी के उन अंतिम दिनों के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि गांधी से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल भी हैं मेरे पास, जो मैं सुधीर जी से पूछूंगा, और मुझे लगता है सबसे बढ़िया आदमी वही होंगे जवाब देने के लिए। इसमें स्वागत है सर आपका। मुझे भी बहुत खुशी है नितिन, तुमने ये मौका दिया, धन्यवाद। तो सुधीर जी, मेरा जो पहला सवाल है ना, वो शायद आखिरी सवाल होना चाहिए, लेकिन है पहला ही। गांधी जो हैं, एक असफल संत या नेता थे क्या? क्योंकि अपने अंतिम दिनों में वो ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो 31-32 साल उन्होंने संघर्ष किया, जिसे हम सब ने कहा कि ये अहिंसक संघर्ष था, वो ये स्वीकार लेते हैं कि नहीं था, ये तो हम निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे। और ऐसा मानने के पीछे कई वजह हैं उनकी। उस वक्त देश में जो हालात थे, कांग्रेस जो बिल्कुल अब मूड में नहीं थी गांधी के पीछे चलने हैं उनकी मानने के लिए, तो वो ये कहते थे कि कांग्रेस तो शायद मजबूर थी मेरे पीछे चलने के लिए, क्योंकि इन्हें तो पता था कि अगर ये पत्थर फेंकेंगे तो उधर से गोली आएगी, तो चलो गांधी का रास्ता ही मान लो। तो सर, फिर तो अगर गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे, अहिंसक संघर्ष वो था नहीं, तो वो तो हर महान व्यक्ति जैसा सफल हो जाता है, तो वो भी असफल थे। आप इससे सहमत हैं? भाई देखो, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि तुमने पूरी तरह सोचा नहीं। तो सवाल पूछते में तुमने जो ये कहा कि और गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। गांधी तो अहिंसात्मक प्रतिरोध कर रहे थे। ये बाद में उनकी समझ में आया कि उनके साथ जो प्रतिरोध कर रहे थे, उनका प्रतिरोध अहिंसक नहीं है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो एक तो बात ये कि गांधी नहीं निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं, और दूसरा जो तुम्हारा बुनियादी सवाल है कि जब उन्होंने खुद ही ये मान लिया तो क्या वो असफल नहीं हुए? और एक हद तक गांधी खुद मानते थे कि वो असफल हो गए, और सबसे बड़ा कारण ये मानने का ये था कि 32 साल तक अपनी समझ से अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के बाद जब आज़ादी के नज़दीक पहुंचे, तो ऐसा भयानक विस्फोट हिंसा का और अमानवीयता का देश में हो गया। और गांधी सोचने लगे कि ये संभव कैसे हो सकता है कि 32 साल तक अहिंसा बरती और अब अचानक। तो इससे जुड़ता है उनका ये चिंतन और मनन कि ये संभव कैसे हुआ। और इस चिंतन के बाद वो इस निष्कर्ष पर आए कि जिसको वो देशवासी और सारा विश्व अहिंसात्मक प्रतिरोध मान रहा था, वो अहिंसात्मक प्रतिरोध था ही नहीं। लेकिन इससे गांधी असफल नहीं हो जाते। कोई भी महान व्यक्ति जो एक इतना बड़ा विचार लेके आता है और केवल विचार के धरातल पर ही उसे नहीं छोड़ देता, वो अमल में भी उसको लाता है। वो कितना अमल में आया है नहीं आया है अलग बात है, लेकिन जो लोग निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं वो भी इसी भ्रम में है कि वो अहिंसात्मक प्रतिरोध कर रहे हैं।
सो गांधी एक विचार लेके आए और आंदोलन में उसको परिवर्तित कर दिया, तो उसकी एक संभावना उन्होंने दिखा दी। अपने समय में अगर वो असफल हो गए, उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि गांधी असफल हो गए, क्योंकि गांधी तो मरने के बाद भी नहीं मरे हैं। तो जब तक गांधी का ये विचार जिंदा है और हमको आंदोलित करता रहेगा, तब तक ये कहना मुश्किल है कि गांधी असफल हो गए। हो सकता है कि 40 साल बाद, 50 साल बाद या 15 साल बाद हमें कहना पड़े कि गांधी तो संसार के सबसे सफल नेता थे। इसमें ना सुधीर जी, मैं आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा और गहरा उतरना चाहूँगा, और वो इस तरह कि शायद एक नेता के तौर पर वो सफल हुए हों, और शायद उनका विचार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के ज़रिए सफल हुआ हो, या मार्टिन लूथर किंग के ज़रिए सफल हुआ हो, या वो लोग भी उन्हें श्रेय देते हों, बराक ओबामा जैसे, जो अपने टेबल पर गांधी का फ़ोटो लगाते हैं। और चाहे गांधी सफल हुए हैं अपनी व्यक्तिगत तपस्या में, लेकिन जब हिंदुस्तानी आवाम जो उनके साथ थी संघर्ष में, या कांग्रेस को वो कहते हैं कि ये तो अहिंसक नहीं थे, ये तो निष्क्रिय प्रतिरोध ही कर रहे थे, तो क्या हम इतना तो मान सकते हैं कि गांधी और जगह सफल भले ही रहे हों, उन लोगों को उस रास्ते पर लाने में तो सफल नहीं हुए जिस पर वो लाना चाहते थे, अपने रास्ते पर जिस पर वो खुद चल रहे थे, वहाँ तो सफल थे? नहीं, अब जब तुम गहरे उतर रहे हो या उतार रहे हो, तो ये भी मान लो कि न गांधी की अहिंसा अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग की मार्फत सफल रही, और न दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की मार्फत सफल रही। अमेरिका में जो हुआ और दक्षिण अफ्रीका में जो हम देख रहे हैं, उसे अहिंसा की सफलता तो नहीं कहा जा सकता। मान लो देश में बंटवारा न होता और सांप्रदायिक हिंसा न फूटती, तो हम तो यही मान रहे होते कि गांधी सफल हुए। भले ही और इस स्तरों पर हमें लगता कि नहीं, देश ने अहिंसा को नहीं माना, तो इस हिंसा के न होने पर भी, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, अनेक कारण हो सकते थे ये मानने के कि गांधी की अहिंसा सफल नहीं हुई। तो मेरा मानना तो ये है कि सारे नेक इरादों के बावजूद, नेताओं के नेक इरादे और उनके पीछे चलने वालों के नेक इरादों के बावजूद, अभी तक हमारे पास बड़े पैमाने पर अहिंसा की सफलता का कोई उदाहरण नहीं है। छोटे पैमानों पर अनेक उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी तक अहिंसा सफल नहीं हुई है, जिसका अर्थ ये नहीं बनता कि अहिंसा संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पास वक्त होगा और मान लो आगे इसी तरह बात चली, तो संभावना पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या संभव होता है और क्या असंभव होता है। बात तो मुझे करनी ही है, क्योंकि आपकी किताब का नाम भी गांधी एक असंभव संभावना है। गांधी खुद में एक विकल्प भी थे, और भारत जैसे मुल्क के लिए जहाँ इतनी तरह के लोग रहते हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरह का खाने पीने वाले, वहाँ तो शायद गांधी एकमात्र विकल्प भी हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक पॉपुलर डिबेट भी है वैसे तो, कि भाई भगत सिंह सहमत नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे, और भी बहुत लोग सहमत नहीं थे। लेकिन उनके अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और ठीक ठाक उम्र 40-42 की थी, तब तो 42 मेरा ख्याल है, और वो स्टैब्लिश भी हो गए थे गांधी कि भाई एक रास्ता है, इस व्यक्ति के पास एक प्लान है
जो अहिंसक आंदोलन का है वो चल गया है अफ्रीका में। तो गोखले क्यों सहमत नहीं थे? मतलब उन्हें क्यों कन्विंसिंग नहीं लग रहा था उनका तरीका? वो कह रहे थे कि यहाँ नहीं चलेगा। देखो क्या, गांधी 47 के थे। अच्छा। 69 में पैदा हुए, 16 में 15 में आ गए हिंदुस्तान, लेकिन राजनीति में तो हिस्सा उन्होंने नहीं लिया 16 के बाद ही। तो उनको 47 साल का मान लो। गोखले तो देख रहे हैं कि उनके बाद देश की राजनीति तो इसी के हाथ में आनी चाहिए, उसी में देश का हित है। गोखले को जो परेशानी हो रही है इस बात से हो रही है कि गांधी ने आके घोषणा कर दी कि जो मार्ग मैंने या जो परीक्षण मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया था वही परीक्षण मैं हिंदुस्तान में दोहराऊंगा। ये बात गोखले के गले नहीं उतर रही, और गोखले वाहिद आदमी नहीं है जिनके गले ये बात नहीं उतर रही। उस वक्त तुम्हें कोई नहीं मिलेगा ये मानने वाला कि उस परीक्षण को यहाँ दोहराया जा सकता है। कहते हैं हिंदुस्तान बिल्कुल दूसरी स्थिति में है, वो तो एक छोटा सा, यहाँ तो एक विशाल पैमाने पर आपको आंदोलन करना होगा, उसमें ये संभव है ही नहीं। तो वो अकेले नहीं है गोखले, सारे के सारे। जो असल बात है नितिन, और अब हम आ ही गए संभावना वाली बात पर, जो असल बात है वो बात ये है कि 1916 में सब, बल्कि गांधी की खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि यह है क्या। और देखो ये भी अकारण नहीं है कि 16 में भी खिल्ली उड़ाई जाती है और बाद में, मतलब मुसलसल वक्तन फवक्तन गांधी की खिल्ली उड़ाई जाती रहती है। और गांधी अपने को शेख चिल्ली कहते थे कि मैं तो शेख चिल्ली हूँ। 16 में ये शेख चिल्ली है, और इसकी बात किसी की समझ में, बल्कि समझ में क्या हो, सबको समझ में आ रही है ये समझने कि ये मूर्ख है, पागल आदमी। और गांधी हिंसराज भी लिख चुके हैं। और हिंसराज को तो गोखले ने रेविंग्स ऑफ ए मैडमैन कहा था, और लगभग 100 साल तक सिवाय चंद लोगों के हिंसराज नहीं लोगों की, उसका तर्क नहीं लोगों की समझ में आया। वो तर्क तभी समझ में आ सकता था जब विकास, प्रगति, विज्ञान आपको बिल्कुल ही संहार की कगार पर ला के रख दें, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। वो संहार चाहे हिंसा का हो, चाहे कोविड का हो, चाहे युद्धों का हो। तो जो 16 में लोगों को पागलपन लगा, 18 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब गांधी सत्याग्रह की घोषणा करते हैं तो लोगों की समझ में आ गया। 2 साल के अंदर अंदर इस पागल आदमी की बात लोगों की समझ में आने लगी। और 1920 में असहयोग आंदोलन जैसा देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। तब गौर करने की चीज़ ये है कि चाहे वो गोखले हों या कोई और हो, 16 में संभव नहीं लगता, 18 में और 20 में संभव लगने लगता है। और जब 22 में चौरी चौरा के बाद वो आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसका भी प्रबल विरोध होता है, तो 22 में फिर कांग्रेस को लगता है कि ये संभव नहीं है।
1929-30 में फिर संभव लगने लगता है, फिर सविनय अवज्ञा आ गया। हाँ, फिर संभव। और 47 में जैसे ही देश आजाद होता है, हमारे जो कर्णधार हैं, चाहे वो लौह पुरुष हों और चाहे युग पुरुष हों, तो दोनों कहते हैं कि बापू अहिंसा संभव नहीं है। तो सोचना तो हमें होगा कि कौन सी हमारी अपनी कमजोरी है कि एक बड़ा विचार हमारी सुविधा के अनुसार कभी हमें लगता है वाह क्या रास्ता है, और कभी पागलपन। तो हमें बिल्कुल ही, मुझे लगता है, दूसरे तरीके से इस विषय के बारे में और गांधी के बारे में सोचना होगा। ऐसा भी होता है क्या सुधीर जी कि एक विचार किसी एक खास समय, खास परिस्थितियों में बहुत प्रासंगिक लगता है, लेकिन दूसरे वक्त में वो वाकई ना प्रासंगिक रहता है और ना प्रभावी? तो वो बात कहने और सुनने में बड़ी प्रभावी लगती है तुम्हारी बात, लेकिन ये भी वही सुविधा वाली बात है। कोई तो कारण है कि गांधी को 18 का और 20 का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, गांधी को 29 और 30 का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। सांप्रदायिक अहिंसा फूट पड़ी है, हिंसा फूट पड़ी है। उधर 2 एटॉमिक बॉम्ब 2 नगरों का विनाश कर चुके हैं, लेकिन ये आदमी अपनी आस्था नहीं छोड़ रहा है। अगर एक भी विवेकशील पुरुष ऐसा संसार में है जो ये बात समझ सकता है कि मुझे क्षण का इंतजार नहीं करना है, मुझे विचार को प्रभावशील करना है, जिसको मैं कह रहा हूं कि हम अपनी सुविधानुसार, मतलब सो कॉल्ड सही समय कुछ नहीं है। सही समय तो लाया जाता है, ये अभी जो यही सही समय। और अभी भी भाई देखो, सही समय लाने के 2 तरीके होते हैं, या सॉरी, सही समय लाने की कोशिश आप कर सकते हैं और सही समय का इंतजार आप कर सकते हैं। ईमानदारी की बात करो, अगर संसार में हम लोगों में थोड़ी भी बुद्धि होती तो कोविड ये बता देता कि विज्ञान में हमारी जो ये अपार श्रद्धा है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, जो खुद में अवैज्ञानिक। ऐसा संहार हम प्रकृति को दोषी ठहराते रहे, वो अलग बात है। हम विज्ञान के कारण जो विपदा आई है उसका उपचार भी विज्ञान में ढूंढते रहे। तो अगर आज हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा? तो जो मैं कह रहा हूं कि या तो आप उस समय को ले आती हैं या वो समय स्वयं आता है। जब वो समय स्वयं आता है तो प्रायः बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगर कोविड ने भी हमें नहीं सिखाया, 2 एटम बॉम्ब्स ने भी हमें नहीं सिखाया, जो आए दिन हिंसा हो रही है वो हमें नहीं सिखा रही, प्रकृति का जो दोहन हम कर रहे हैं वो अगर हमें नहीं सिखा रहा, पानी
बिकने लगे, हवा बिकने लगे। भाई मुझे शर्म आती है कहने में कि मैं अपनी उम्र पे अब अपने घर में नहीं रह पाता हूँ जाड़े के दिनों में। अगर मैं हवा साफ न करूँ अपने घर की। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने तो नहीं सोचा था कि पानी भी बिकेगा और हवा भी बिकेगी। ठीक है, मैं तो ये कर लूँगा। ये संसार के करोड़ों लोग हैं, कौन कौन पानी खरीदेगा, कौन कौन हवा खरीदेगा। चंद अमरीकी हो सकता है किसी प्लेनेट को कॉलोनाइज करके हमें तबाही के लिए छोड़ जाएं, वो भी संभव है। तो जो बात हो रही है कि क्षण आता है, तो क्षण का इंतजार तो विनाश भी लाएगा। और ये भी सही बात है कि आपने भी एक जगह कहा था, और मैं भी मानता हूँ कि जब कुछ घटित हो चुका होता है बहुत कुछ, तो उसके बाद पता चलता है कि सही समय था, ये नहीं था, वो तो फिर उसके बाद के विश्लेषण हैं। 2 सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो शायद थोड़ा पहले करना चाहिए था, जिन्हें नहीं मालूम या जो इस विचार को इतनी गहराई से नहीं पढ़ सके, अहिंसात्मक आंदोलन और निष्क्रिय प्रतिरोध, ये कितने करीब हैं, कितने अलग हैं? एक सवाल ये है, दूसरा पूछूंगा। भाई देखो, गांधी की दृष्टि से देखें तो एक दूसरे से बहुत दूर है। और वो बात आगे बढ़ाने से पहले मैं जल्दी से ये भी जोड़ दूं कि ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह का अंतर है, ये गांधी को भी देर में समझ में आया। क्योंकि अगर हिंद स्वराज पढ़ो तो उसमें तो पैसिव रेजिस्टेंस की बात हुई है। बिल्कुल। तो ये सत्याग्रह शब्द तो उनके पास आ चुका है, लेकिन गांधी 1909 में जब हिंद स्वराज लिखती हैं तो वो पैसिव रेजिस्टेंस को ही उसकी मान रहे हैं। ये बात गांधी की समझ में धीरे धीरे आती है। और गांधी कई शब्दों में मैं ये बात थोड़ी और वाज़ेह कर दूं कि जो फर्क है वो सीधा साधा और बुनियादी है। अच्छा। कि निष्क्रिय प्रतिरोध में जो अहिंसा है वो डरपोक की अहिंसा है। और सत्याग्रह में जो अहिंसा है वो बहादुर की अहिंसा है। और गांधी ने कहा, जो तुमने कहा ना कि पत्थर का जवाब गोली से मिलेगा, तो गांधी ने एनी बेसेंट का हवाला दे के कहा था, और वो और गहरी बात बनती है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे, बकौल एनी बेसेंट, कि रोड़े का जवाब गोली से मिलेगा, पत्थर भी नहीं है, तुम रोड़ा, छोटा ही फॉर्म है उसका, तो गोली चलेगी। तुम कहा कि हम ये जानते थे और हमारे पास एटम बम बनाने की विद्या नहीं थी। क्योंकि हम ये जानते थे और हमारे पास एटम बम बनाने की विद्या नहीं थी, तो गांधी का सिक्का चल गया। और उसमें फिर गांधी कहते हैं कि जो डरपोक की, कायर की अहिंसा होती है, उस अहिंसा में ये कायर व्यक्ति अपनी हिंसा को नीचे अपने अंदर दबा देता है। और जब अहिंसा की जरूरत नहीं रहती, स्थिति थोड़ी अनुकूल होती है, तो वही दमित हिंसा उभर के आ जाती है।
और देखो, गांधी तो फ्रॉइड नहीं पढ़े हुए थे और ज़रूरी भी नहीं था फ्रॉइड पढ़ना गांधी के लिए, लेकिन इस संदर्भ में हमें हमेशा गांधी की जो बात है कि जो दमित हिंसा है वो अपना अवसर पाते ही उभर के आएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। फ्रॉइड ने इसी को रिवेंज ऑफ द रिप्रेस्ड कहा है कि आप जो आपकी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, रिप्रेस्ड ड्राइव्स हैं, मौका पाते ही बिफोर यू रियलाइज वो आप पर हावी हो जाएंगी। और जैसे ही अंग्रेज का डर गया और अब आपस की लड़ाई है, तो वो दमित हिंसा उभर के आ गई। तो जो अंतर है वो गांधी की दृष्टि से देखें तो बुनियादी अंतर है। और उसमें फिर बहुत ही मुश्किल सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि अगर हम इस बात को मान लें तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अहिंसा अगर केवल आप व्यावहारिक स्तर पर मानेंगे तो आपकी अहिंसा कभी वास्तविक अहिंसा नहीं होगी जब तक आप सिद्धांततः अहिंसा को न माने। कई तलों पर है, सब तलों पर मानिए। और जहां आपने व्यवहार के स्तर पर, केवल व्यवहार के स्तर पर अहिंसा मानी, तो उसका एक अंतर्निहित तर्क ये है कि जैसे ही आपके लिए स्थिति अनुकूल हो जाएगी आप इसको छोड़ देंगे, बराए। हाँ, तो हथियार है एक तरह बिल्कुल से, हथियार, वक्त बदला हथियार बदल गए। तो इसीलिए जो प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस की बात होती है, और हमारे कुछ बड़े चिंतक भी हैं अहिंसा पर बात करने वाले, जो प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस के समर्थक हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस बहुत बड़ा खतरा है, वो कभी सफलता की ओर हमको नहीं ले जा सकता। दूसरा सवाल जो मैं आपसे कह रहा था वो ये था, हमने अभी लौह पुरुष और युग पुरुष की बात की थी। ये जो दोनों कहने लगे एक वक्त के बाद कि देखिए साहब प्रैक्टिकल नहीं है, और एक ठीक ठाक समय तक गांधी भी मानते रहे और हम भी मानते हैं कि दोनों उनके अनुयायी थे, तो उनके सिद्धांतों पर सहमत हुए होंगे। पहली शर्त तो ये है अनुयायी होने की। क्या 47 के बाद जब सत्ता की चुनौतियां थीं, जिम्मेदारियां थीं, दोनों लोगों के पास कुछ ऐसे पद थे जिसे निभाने की शपथ खाई थी, तो क्या वो बदले हुए चैलेंजेस में गांधी के विचार और गांधी व्यक्ति जो हैं उनसे दूर हो गए थे? बाकी मन में आदर वादर जो था सो तो था ही, ऐसा हुआ? देखो भाई, जब मैं ये किताब लिखने की सोच रहा था, गांधी एक असंभव संभावना, यार ये वाक्य अधूरा छोड़ दूं, बिल्कुल ईमानदारी से तुम्हें बता रहा हूं कि मैं बड़ा अनपढ़ आदमी हूं। जो व्यवस्थित अध्ययन किसी भी शोधकर्ता को करना चाहिए, वो बहुत कम मैं करता हूँ। अपने रिसर्च के ज़माने में तो ज़रूर मैंने बहुत ही गहन और गंभीर अध्ययन किया है, लेकिन पिछले 30-35 साल से कुछ ऐसा हो गया है कि मैं इंस्टिंक्ट से बहुत चलता हूँ। तो वो तो इत्तेफाकन नेहरू की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी, और उसमें नेहरू साफ साफ ये लिखते हैं
कि हम दोस्त लोग अक्सर गांधी की बात करते हैं, और गांधी की बात करते तो फिर नेहरू के विलक्षण और पता नहीं कितने विशेषण गांधी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो इनका सनकीपन है, इनकी एक्सेंट्रिसिटीज, इनसे हमें सचेत रहना होगा, और जब आज़ादी मिलेगी तो फिर इनको बढ़ावा नहीं देना। अच्छा, ये क्या 36 में जब भी नेहरू की ऑटोबायोग्राफी, हाँ मैंने पढ़ी है वो, अब मेरे दिमाग से वो लाइन निकल गई शायद। अच्छा, ये लिखा था वहाँ। न सिर्फ ये, बल्कि नैनी जेल में अपनी डायरी में 26 जनवरी है, वो कौन सी 26 जनवरी है मुझे याद नहीं आ रहा है कि 45 है 46 है, नैनी जेल की डायरी में इसी तरह की एक एंट्री है। अब आज़ादी आने को है, सब तैयारी हो रही है आज़ादी की, और ये कि इनको नहीं बढ़ावा देना है, तो ये तो पहले से तैयारी है कि सन की बुढ़े को बस जब तक, जिसका ये मतलब नहीं है कि इज्जत नहीं है गांधी। देखो ये तो बिल्कुल परिवार वाली स्थिति है, बिल्कुल वही है कि आप जो देखो, मैंने इस किताब में, आपकी किताब पढ़ के मैंने सबको यही कहा है कि गांधी मुझे अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग जैसे लगते हैं, जो बड़े भाई छोटे भाई इनको सबको समझा रहा है, भाई कोई बात नहीं तुम आराम से रहो, लेकिन दोनों आरोप लगा रहे हैं आप उसे ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसे ज़्यादा प्यार करते हो। एक बेचारा बुढ़ा है बस, जो सुख शांति चाहता है सबकी, और कुछ नहीं है उसमें। और उसको लेके दोनों सहमत होते हैं, हाँ, कि सठिया गए हैं। हाँ, तो इज्जत प्यार अपनी जगह है, हाँ, लेकिन इनके हिसाब से नहीं चलना भाई। तो देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं नितिन, और ये रेडियो पे जाने दो इसको, इसी संदर्भ में मैं रायपुर के किसी गांव में एक सेमिनार में गया था, और वहाँ एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी था। तो हम लोग लौट रहे थे और राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, मेरी अपर बर्थ थी, तो मैं लगभग सोने के लिए तैयार था कि ये अमेरिकी आया और एकदम सीधे मुझे तैयार भी नहीं होने दिया, मैं सोने वाला हूँ। ये डेविड मुझसे कहता है, टेल मी सुधीर, what do you think would have been the immediate reaction of Gandhi's followers to his assassination? मैं एकदम चौंक गया कि यार ये आदमी इस वक्त मुझे ये सवाल पूछ रहा है, मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। मेरे मन में आया कि मैं इसे कहूँ कि डेविड, कैन वी डिस्कस इट टुमारो मॉर्निंग, लेकिन मुझे ये भी लगा कि नहीं, ये इसका जवाब मुझे अभी देना। ये यकीन मानो नितिन, इससे पहले मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था। क्या अंदर से अंतर प्रेरणा रही होगी। मैंने कहा, डेविड, आई थिंक they must have been mighty relieved that the old man was dead. And this feeling could not have lasted even a fraction of a second. They wouldn't have even caught themselves thinking that this is what they thought. And they would have been overwhelmed by sorrow. क्या था जो मुझसे ये कहलवा गया उस दिन। और मुझे लगता है कि उस दिन अनजाने, या अनजाने तो नहीं कहूँगा, अंदर ही अंदर कहीं मेरे अंदर ये चीज़, मेरे मन में ये चीज़ पक रही होगी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा
सही वर्णन इन लोगों की मन स्थिति का हो नहीं सकता है। और हमारे यहाँ चौबों में एक शब्द होता है जो मैंने अपनी किताब में इस्तेमाल किया, मैं नहीं जानता कितने लोग उससे परिचित हैं, वो है अनखाना। जो हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं हम तो अनखाए गए यार, बहुत हो गया। तो ये गांधी से अनखा गए थे लोग, और केवल नेहरू, पटेल और बड़े बड़े नेता ही नहीं, जनता भी अनखा गई थी गांधी से। ये बहुत हो गया। लेकिन अब गांधी तो गांधी थे। तो और देखो कृष्णा सोबती, अब मैं थोड़ा हट रहा हूं लेकिन अचानक कृष्णा सोबती की याद आई। कृष्णा सोबती दिल्ली में हैं और उनकी उम्र, ये कृष्णा सोबती शायद 27 में पैदा हुई थी, तो इस हिसाब से 21 साल की रही होंगी। और वो पितृवध का शब्द का इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो पितृवध है, पेट्रिसाइड, इस पर तो इतना काम हुआ है। हम सब अपने पिताओं को मारते हैं, फिजिकली न मारते हैं वो अलग बात है। तो ये गांधी जो वध है, और इस भुलावे में तो हम रख नहीं सकते अपने आप को कि गांधी को गॉडसे ने मारा है। तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा इधर से उधर हो गया हूँ, लेकिन जो इन लोगों के का जो रुख है गांधी के साथ, वो इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है। और उसको समझने के लिए हमें बहुत ही सहानुभूति इन लोगों के साथ बरतनी होगी। इनके खिलाफ फतवा दे देना बहुत आसान है, नेहरू के खिलाफ या पटेल के खिलाफ। हमें हमेशा अपने आप को उस स्थिति में रखना होगा कि हम होते प्रधानमंत्री और बुढ़ा कहता कि गांव को केंद्र बनाओ देश के विकास का, बड़े उद्योग लगाओ, लेकिन वही जो निहायत ज़रूरी हैं, और बड़े उद्योग भी विकेंद्रीकृत होने चाहिए। हम मान लेते, या आज भी हम मानने को तैयार हैं। तो हमें बहुत ही सहानुभूति से इस सवाल को उठाना होगा और इससे जूझना होगा। उनको कंडेम करना, उनकी भर्त्सना करना बड़ा आसान है, लेकिन उन्होंने वही किया जो पश्चिमी शिक्षा में दीक्षित मध्य वर्ग कर सकता था या आज भी कर रहा है। लेकिन सुधीर जी, गांधी हैं जो खुलकर अपनी विरासत का अकेला उत्तराधिकारी नेहरू को चुनते हैं, उसका ऐलान भी करते हैं। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भ्रम रहा होगा। और गांधी ने ही कहा था कि मेरे बाद नेहरू मेरी आवाज़ होगा। बहुत समय नहीं हुआ, 47-48 में हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उत्तराधिकारी बनाए भी बहुत समय नहीं है। गांधी ठीक ठाक समझदार व्यक्ति हैं, भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी भविष्य का आकलन ठीक करते हैं, हमने एक्सपीरियंसेस से पाया। जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये हुआ, उन्होंने वही किया जो पश्चिम में होता या हुआ, क्या यहाँ आकलन में गलती कर गए गांधी, या विकल्पहीनता थी कि नहीं थोड़ा बहुत भी जो चलेगा वो यही चलेगा? भाई देखो, ये बात सही नहीं है
कि गांधी ने अपनी विरासत सौंप दी नेहरू को। गांधी बहुत सोच समझ के शब्द इस्तेमाल करते थे। वो नेहरू को अपना राजनीतिक वारिस बोलते थे, वारिस नहीं। तुम जो विरासत सौंप दी, मैं तो फिर समस्त गांधी, संपूर्ण गांधी नहीं, उसके तो हम सब हैं। तो वो जो, हाँ बिल्कुल, और नहीं भी है, नहीं भी है तो वो आप अक्सर बोलते ही हैं कि है नहीं हम हिस्सेदार। तो ये जो राजनीतिक वारिस है, ठीक मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता पाऊंगा कि ये 26 की बात है या 27, शायद 26 की बात है। गांधी और नेहरू के मतभेद बहुत ही गंभीर, संगीन उस वक्त से होने लगे थे। और न जाने कितनी बार इनके पत्राचार को अगर देखो तो ये होता है कि भाई ये शायद इर्रेकंसाइलेबल हैं हमारे डिफरेंसेस। लेकिन उस वक्त भी गांधी और नेहरू जब इर्रेकंसाइलेबल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो भी एक दूसरे के प्रति, एक तरफ स्नेह, दूसरी तरफ आदर, प्रेम आदर से भरे हैं। वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं। पटेल और नेहरू में आपस में कमी हो सकती है, लेकिन पटेल और गांधी या नेहरू और गांधी या गांधी सुभाष और गांधी इनफैक्ट भाई कोई नहीं है। तो ये और इसका श्रेय केवल गांधी को नहीं जाता। बिल्कुल। अब ये ठीक है कि उनका कद ऐसा था कि आदमी अपने को छोटा समझे बगैर उनके प्रति श्रद्धा भी रख सकता था और उनसे असहमत भी हो सकता था। या लोहिया, भाई मेरे लिए तो अगर कोई आदर्श शागिर्द है नेहरू, सॉरी गांधी का, तो लोहिया। सो ठीक है, वो लोहिया नहीं कभी उस स्तर पर आए कि उनकी बात हो पाए। और या हम सबका जो संबंध गांधी से बनेगा वो यही बनेगा। लेकिन वो शब्द मैंने ठीक मान लीजिए कर भी लिया, तो सवाल तो वही है। नहीं, सवाल वो सवाल वही है। बिल्कुल, तुम अच्छा हुआ तुम मुझे वहाँ वापस ले आए, मैं भूल चुका था। तो देखो, गांधी ये समझ रहे हैं कि दो व्यक्ति उनके राजनीतिक वारिस हो सकते हैं। पटेल जिनके साथ पूरा संगठन है, और दूसरे नेहरू। और चूंकि गांधी तेज आदमी है, समग्रता में समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये भी जान रहे हैं कि पटेल के और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके संबंध जो हैं वो संबंध क्या रूप ले सकते हैं। नेहरू और ये बड़े बड़े उद्योगपति, इनके वो संबंध नहीं है जो खतरनाक साबित हो सके। और इसी संदर्भ में हमें ये याद रखना होगा कि गांधी कहते थे कि मेरी अगली लड़ाई शिक्षित मध्यम वर्ग से होगी। एक तो ये कि आंतरिक जो राजनीति होगी, जो अर्थनीति होगी, उसमें पटेल के आने का क्या अर्थ होगा और नेहरू के आने का क्या अर्थ होगा। और तुम्हारी बात तुम्हें याद दिला दूं, जब वो तुम साम्यवाद की या कौन सी जब तुम बात कर रहे थे,
तो भाई ऐसा तो है नहीं कि गांधी के विचार तो बिल्कुल ही मार्क्स के इतने नज़दीक चले जाते हैं, हिंसा निकाल दो तो और ये तो आंतरिक परिस्थितियों वाली बात हुई। और जगत की बात अगर बात करो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हर हालत में नेहरू ही देश के लिए मुफीद थे। तो गांधी ने बहुत सोच समझ के और ये जानते हुए कि चाहे पटेल आए और चाहे नेहरू आए, उनका हिंद स्वराज नहीं फॉलो अमल में लाया जाएगा। तो जब उनका हिंद स्वराज अमल में नहीं आना है तो अब इन दो में चुनाव करना है। अच्छा। और चुनाव मेरे समझ से सही किया, क्योंकि जो कुछ भी देश में अच्छा हुआ, भाई आज क्या भैया तुम लोग उसको नियो लिबरलिज्म नवोदारवाद इमेजिन यार, लिबरलिज्म है ये रिफॉर्म है। मतलब हम शब्दों के सुधार तो अजीब सी बात लगती है मुझे भी। रिफॉर्म तो बिल्कुल ही भाषा के साथ जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं, कपट भी है। तो ये जो नवोदारवाद है, इससे ही हमारी स्वतंत्रता शुरू होती। जो थोड़ा बहुत भी वंचितों के लिए हो गया, जो अब नष्ट किया जा रहा है, वो 47 से ही देश उसी ढर्रे पर चलने लगता। तो कुछ तो बचा रह ही गया। हाँ, उस समय कम से कम वो वरना पहले हो जाता। जो 89 में शुरू हुआ वो 47 में शुरू हो जाता। अच्छा, हमने तो ये पाया कि वो जो जादू था दक्षिण अफ्रीका का, वो भारत में भी चला। फिर यही पाया, बहुत लोगों को लगता था नहीं चलेगा, और उसके मूल में अहिंसा थी। भारत के लिए विचार कोई एलियन नहीं था। बुद्ध कह कर गए थे, महावीर भी कह कर गए थे, ईसा से भी हम अनजान थे नहीं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना एक आम भारतीय के लिए वो मुश्किल था ही। बुद्ध के लिए भी मुश्किल पड़ा होगा समझाना, और महावीर के लिए भी। और गांधी का समय आते आते तो हम उस विचार से बहुत दूर थे। प्रैक्टिकल लाइफ में पूजा तो करते ही थे। राजनीतिज्ञों को भी उसी पेज पर लाना गांधी ने कैसे कर लिया? इतना मुश्किल विचार लोगों से लागू करवा लेना। देखो, थोड़ा तुम जल्दी बोल रहे हो। अगर अहिंसा की कोई परंपरा हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ क्या भाई, तुमने अभी ईसा का दुनिया में ले ही लिया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल हम नई बात हो कोई। लेकिन ये मत भूलो कि व्यवहार के स्तर पर भी हमारे यहाँ अहिंसा की एक परंपरा है, और गांधी उस परंपरा से पूरी तरह वाकिफ है। भाई, सेठ आपका पैसा नहीं वापस कर रहा है, या कोई आपके साथ बेईमानी कर रहा है, रईस आदमी, आप क्या करेंगे? धरना देंगे उसके घर के सामने। राजा अन्याय कर रहा है, कर बढ़ाई चला जा रहा है, आप क्या करेंगे? गांव छोड़ के चले जाएंगे। इतने तरीकों से हमारे यहाँ अहिंसात्मक प्रतिरोध के तरीके थे जो अमल में लाए जाते थे, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली जैसे भी। तो अगर इन तरीकों से परिचित होने की बात है, तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों के स्तर पर परिचय था।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसलिए हमने मान लिया। हमने माना उसीलिए जो गांधी ने कहा कि रोड़े का जवाब बंदूक से मिलेगा और एटम बम बनाने की विद्या हमें आती नहीं। ठीक है, पर मैं कारण वो था। जी काट रहा हूँ फिर भी, या पता नहीं आपकी बात पूरी हुई। काटो भाई। लेकिन मेरे मन में ये है कि जब मैंने एक बार श्याम बेनेगल की फिल्म थी, मेरा ख्याल है वो फिल्म गांधी के भारत आगमन से पहले की है, वो दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयोग चल रहे हैं। लोगों को वो बात ठीक है आपकी, और मैं सहमत हूँ, और वो आप इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं कि भाई देखिए अहिंसक नहीं था, चारा नहीं था तो चल पड़े, खुद को पता भी नहीं था कि हम अहिंसक नहीं हैं, लेकिन एक निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं। मगर फिर भी ये किसी को समझा लेना कि चलो दोस्तों चलते हैं और उन लोगों के सामने खड़े होकर नारे लगाएंगे, और ये नारे स्वाभाविक रूप से उन्हें चिढ़ाएंगे जिनके हाथों में संगीनें हैं, और उन्हें हथियार इस्तेमाल करने में कोई ख़ास संकट भी नहीं है, उनकी ऑथोरिटी है। ऐसे में लोगों को ले जाना अपने साथ और कहना कि पत्थर भी नहीं फेंकना है, गाली भी नहीं देनी है, वापस भागना भी नहीं है, ये तो किसी के लिए भी मुश्किल रहा होगा। तो गांधी के तरीके क्या थे कन्विंस कर लेने के? सबके लिए मुश्किल था, लेकिन पहले भी होता ही था। जो मैंने उस परंपरा की बात की, पहले भी होता था और लोग अत्याचार भी सहते थे। गांधी के समझाने के बड़े तरीके थे। एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। पंडित सुंदरलाल बड़े क्रांतिकारी थे। मैं जब एमए कर रहा था इलाहाबाद में, पहला ही साल था कि पंडित सुंदरलाल हमारे यहाँ भाषण देने के लिए आए और कहने लगे, और चीज़ों के साथ साथ जो मुझे आज भी याद है वो ये याद है, बोले कि मैं गांधी से मिलने गया और मैंने गांधी को गांधी जी, गांधी तो मैं कह रहा हूँ, गांधी जी से मिलने गया और गांधी जी को मैंने बताया कि देखिए हम ये तैयारी कर रहे हैं और हम इतना कर चुके हैं। तो गांधी ने पूरी मेरी बात सुनी और बोले कि गांधी के पास एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी उनके आगे, और एक बिलिया में कटोरी में पानी रखा था। तो गांधी इस बच्ची के जुएं निकालते थे और पानी वाली कटोरी में, बोले उनका जुएं निकालना चल रहा था जब वो मेरी बात सुन रहे थे और जब मुझसे बात करने लगे। तो मेरी बात ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे सारा हिसाब समझाया। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे इतने आदमी यहाँ, इतने आदमी यहाँ हैं, अंग्रेज़ों की फ़ौज का क्या हाल है, का कितने दिन इनका मुकाबला करोगे और कितने लोग तुम्हारे साथ मरने के लिए आ जाएंगे। सुंदरलाल का कहना था कि जब मैं निकला हूं तो मैं गांधी का अनुयायी हो चुका था। तो गांधी अनेक स्तरों पर बात करते थे, केवल यही नहीं, सुंदरलाल से ये बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई ये सोचो कि हम जिनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं ये भी हमारी तरह आदमी है, इनके भी दिल है, इनके दिल पर चोट करो। हाँ, आज नहीं तो कल मानेंगे, लेकिन अगर तुम इनको मारोगे तो तुम बच नहीं सकते हो। इनसे ज़्यादा ताकतवर कौन ही है। तो ये उम्मीद वो उनको, और उम्मीद क्या पूरा तर्क है कि अगर तुम इनका दिल बदल सकते हो, इनके अंदर की मानवता जगा सकते हो और ये समझा सकते हो कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं,
तो इस संघर्ष के सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा है हमारी परिस्थितियों में, बजाय हिंसक। उसमें तो मरना निश्चित है। नहीं, इनफैक्ट ये बातें भगत सिंह ने भी बाद में जेल के दौरान खूब, जो मैंने समझा पढ़ा उसमें मानी कि ये हमारी गलती थी कि बिना संगठन हुए, बिना लोगों को विश्वास मिली, जिनकी दरअसल ये लड़ाई है, और उसमें मुट्ठी भर लोगों ने सोचा कि हम कर गुजरेंगे, वो ठीक नहीं था। थोड़ा ठहर कर काम करना चाहिए। और भगत सिंह जाते हुए बता कर गए कि आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि गांव देहातों में निकल जाओ, लोगों को जोड़ो, संदेश पहुंचाओ। और दरअसल वही काम था जो गांधी कहते और करते रहे। जब आंदोलन नहीं करते थे गांधी, तब क्या करते थे बीच बीच में? देखो, गांधी तो हमेशा काम करते थे। और तुम्हारा ये सवाल गांधी के उस पक्ष की ओर ले जाता है जिस पर प्रायः बात नहीं होती है। वो उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, तो वो तो सतत चलता रहता था। तो जब आंदोलन नहीं करते थे तो अपने कंस्ट्रक्टिव काम, जिसमें मैं अभी दिल्ली में जब गया, इस पिछले 2 हफ्ते तो मैं लगातार गांधी जी की शरण में था, तो चरखे और ये सब वो समझाते थे। मैं देखता हूँ कि वो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। हालांकि उनकी भाषा कमज़ोर है, उनके टोन में गुजराती प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और वो पूरे भारत को संबोधित करते हैं। और अंग्रेज़ी में भी वो जो बात कहते थे उसमें भी भाई टोन का प्रभाव रहता ही है। लोगों को कन्विंस कर लेना, ये आज भी बड़े बड़े नेता दावा नहीं कर सकते। उत्तर के ये नहीं कह सकते मैं दक्षिण वालों को कर लूँगा, दक्षिण वाला ये नहीं कह सकता कि मैं जम्मू कश्मीर में कर लूँगा, जम्मू कश्मीर वाला नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकता। तो मैं जो बार बार आपको कुरेद रहा हूँ, वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ उस व्यक्ति में ऐसा क्या था जब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, तो आपकी जो मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी वॉइस का थ्रो है, वो गांधी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आहिस्ता बोलते थे, मीठा बोलते थे। कैसे हो जाता है ये, इतनी तरह के लोगों को कन्विंस कर लेना? देखो यार, इसका जो सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में आता है वो ये है कि गांधी के बोलने में भयंकर सच्चाई होती थी। कथनी नहीं कथनी करने नहीं, जो सोचो, जो महसूस करो, वही बोल सको, ये बड़ा मुश्किल होता। और चूंकि ये आदमी सत्य का पुजारी था, तो ये तपस्या है गांधी की। और जो तुम भाषा की बात कर रहे हो, तो पहले तो ये कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी कि जब वो बोल रहा है तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये सच्चा आदमी बोल रहा है। और जो तुम उनकी भाषा की बात कर रहे हो, गांधी ने जैसे सोच समझ के पहले अपना पश्चिमी लिबास छोड़ा, फिर अपना साफा छोड़ा, फिर अपना अंगरखा छोड़ा, और धीरे धीरे लंगोटी कहो उसको यार, वो कोई धोती भी थी? धोती भी नहीं थे, है ना? हाँ। तो लंगोटी पर आना, हम लोगों ने उनकी वेशभूषा पर तो गौर किया है, वस्त्र त्याग पर, जो न्यूनतम आवश्यक है उतना, उससे अधिक नहीं। गांधी ने भाषा के स्तर पर भी यही किया है। कोई दुराव छिपाव नहीं, कोई अनावश्यक विशेषण नहीं, जो है
जो महसूस कर रहे हो वो बोलो। तो ये प्रभाव होता है। दूसरे, गांधी जहां जाते थे वहां की परिस्थितियां वो पहले जान लेते थे, पूरा अध्ययन करते थे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, और वो उन समस्याओं के संदर्भ में फिर बात करते थे। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं कि गांधी किस तरह सोचते थे। स्वामीनाथन, हमारे बड़े कलाकार, जो अपने ज़माने में कम्युनिस्ट भी थे, फिर बाद में मोह भंग हो गया कम्युनिस्टों से, और स्वामी का ये था तेलुगु भाषी लेकिन अंग्रेज़ी हिंदी सब बोलते थे। तो स्वामी बताते हैं कि जो भी इनकी उम्र रही हो, ये भी 21-22 साल के थे। अच्छा। नहीं, 20 साल के थे उस समय। तो ये गांधी से मिलने गए, कम्युनिस्ट हैं, और कहा कि बापू, हम ये मजदूरों के लिए पत्रिका निकालते हैं, अखबार निकालते हैं, सॉरी पत्रिका नहीं, अखबार निकालते हैं। तो उन्होंने, स्वामी बताते थे, लेकिन बुड्ढे ने एक नजर डाली और कहा, किसके लिए निकालते हो ये? तो बापू, ये मजदूरों के लिए। ये मजदूर इतना छोटा छापा पढ़ लेते हैं? इमेजिन। बोले कि गांधी ने हमें समझाया कि फॉन्ट बड़ा करो अगर तुम चाहते हो कि मजदूर पढ़ें। तो किसकी क्या आवश्यकता है, परख लेना। हाँ, ये गांधी जैसे समझ लेते थे। और मुझे तो ये दो बड़े कारण लगते हैं, आंतरिक ईमानदारी और तदनुसार भाषा का प्रयोग। लेकिन ये दोनों चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर पर तो प्रभाव नहीं डाल सकी। दलितों का प्रश्न जो था वो अपने ढंग से अपने तय गांधी कोशिश करते रहे, इसमें तो कहाँ दो राय है। इस पर खूब लिखा और बोला गया। लेकिन चूंकि आज आप बैठे हैं तो लोभ संवरण नहीं कर पा रहे पूछने का भी, कि कम्युनिकेशन के महारथी थे, भाप भी लेते थे। इस सवाल पर उन्होंने खुद ही अंबेडकर से कहा कि मैं तो जाने कब से इसका समाधान और जवाब तलाश रहा हूँ। लेकिन अब तो नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं और मैं उन्हें खारिज भी नहीं कर पाता, वो चाहे दलितों का प्रश्न हो या फिर अब रंग भेद का भी लगने लगा है जो नया आरोप। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? भाई देखो, अंबेडकर कोई अकेले तो नहीं थे जिनको गांधी प्रभावित नहीं कर पाए। सच पूछो तो वो अपने ही लोगों को नहीं प्रभावित कर पाए। इसलिए वो गिनना तो वो पड़ेगा कि किनको उन्होंने प्रभावित असल अर्थों में कर लिया। मुझे तो नहीं लगता वो विनोबा को भी उस अर्थ में प्रभावित कर पाए जिनको कि वो अपना स्पिरिचुअल को, जो भी हम लोग कहते हैं, वारिस मानते थे। तो इसलिए वो किसको प्रभावित कर पाए, कितनी देर प्रभावित कर पाए, किन मामलों में प्रभावित कर पाए, वो फिलहाल बात स्थगित कर दो। ये जो दलितों का मामला है और रेस का मामला है जी, देखो, गांधी और अंबेडकर में इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा। उनके रहते जो उनको आपस में लग रहा है, भाई अरे देखो, वो कन्नड़ का दैट ग्रेट इंटेलेक्चुअल जल्दी मर गए क्या, अरे यार, खैर छोड़ो। आज गोपाल गुरु, तो गोपाल गुरु जैसे जो दलित चिंतक हैं,
वो इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं कि गांधी और अंबेडकर पूरक हैं एक दूसरे के। इस बात पर गौर करो कि गांधी बुनियादी बात क्या कह रहे हैं कि हमारे दिलों से अस्पृश्यता निकलनी चाहिए। केवल वही करते रहो, मंदिरों में प्रवेश दिला दो, हाँ, आरक्षण दे दो, राष्ट्रपति बना दो, केवल इससे अगर ये समस्या का समाधान होता हो तो अब तक हो चुका होता। कॉस्मेटिक था, लेकिन तो दिख ही रहा था। और देखो, जहां तक दिलों से अस्पृश्यता निकालने की बात है, नितिन, तुम तो इस बात को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होगे कि चाहे वो हमारे दलित राष्ट्रपति रहे हों और चाहे हमारे दलित पहले बड़े मंत्री जगजीवन राय रहे हों, उप प्रधानमंत्री तक हुए, इनके दिलों में जो दुख रहता था कि हम कहीं पहुंच गए। बिल्कुल। अभी मीरा कुमार का भी बयान आया, उन्हीं की बेटी, उनकी बेटी है। तो देखो, गांधी को आप निकाल के दलित समस्या का समाधान चाहें, सोचते हैं कि हो जाएगा, तो नहीं होगा। और दूसरी समस्याएं उठेंगी, फिर दलित मिडिल क्लास पैदा होगा, जो हो गया है। हाँ, बस दलित मिडिल क्लास और दलित सर्वहारा में क्या है, ये बात दलितों को सुनने में बुरी लगेगी। हाँ। और वहां तक भी न जाओ, दलित पुरुष और दलित स्त्री महिला। तो गांधी के स्तर पर अगर इस समस्या को से हम नहीं जूझेंगे, केवल अंबेडकर वाले स्तर पर ही रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम रेस की बात जो ला रहे हो वो किस संदर्भ में ला रहे हो। अच्छा, वो हुआ यूं कि जो राइटिंग्स हैं या कहा जो गांधी ने उस समय, तो माना ये गया कि दक्षिण अफ्रीका में जो उनका संघर्ष था काले लोगों को अधिकार दिलाने का, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य को ये समझा रहे थे उस वक्त कि हम काले हैं भी नहीं और हमें इनके साथ ना देखें आप। तो गांधी के प्रयास भी तो, और अभी तो हाल में अब मैं मुल्क का नाम भूल गया, वहाँ गांधी का स्टैचू, 2-3 जगह स्टैचू गिरे, अब तो गिराए गए। हाँ, वो स्टूडेंट्स लीडर हैं वहाँ के और कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि अब ज़्यादा गहराई से या सूक्ष्म तरीके से समझ रहे हैं हम कि गांधी रेसिस्ट थे अपने समय में। अब हालांकि देखिए, इसका एक तर्क ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महान ही क्यों ना हो कितना, वो अपने समय काल की बहुत चीज़ों से बंधा होता है, प्रभाव होता है। और गांधी तो निरंतर खुद में सुधार कर भी रहे थे। बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब वो 48 के बाद शायद तलाशते, कुछ पेंडिंग रह गए थे। बड़ा सवाल शायद आज़ादी का था उस वक्त, हालांकि जैसे आज़ादी वो चाहते थे वो भी नहीं मिली। तो बस मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा था। नहीं, देखो, इस पर बहुत लिखा गया है और एक तरीका, एक संभावना तो ये हो सकती थी जो तुम कह रहे हो कि ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने हर विषय पर जो कहा हो, जो सोचा हो, वो सही रहा हो। लेकिन इस विषय को लेके जो सच है वो ये है कि अपने दक्षिण अफ्रीका वाले दिनों में गांधी की जो पोजीशन रही वो मोटा मोटी यही थी। लेकिन वो अफ्रीकियों के आंदोलन को जो शुरू हो रहा था उसको समझने लगे थे और उसके प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी।
और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना होती है उस वक्त भी गांधी को उनके साथ पूरी, लेकिन उनको देर लगती है ये बात समझने में। और उस पीरियड, उस वक्त के लिए ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीकी नहीं है, हबशी नहीं है। गांधी तो हबशी शब्द का इस्तेमाल। और तो मैं ये भी बता दूं, जब मैं ये कह रहा हूँ कुछ शब्द लोगों के दिमाग में अटक जाते हैं। गांधी अंत समय तक बगैर उस भाव के लाए कहते मैं तो हबशियों के बीच में रहा हूँ। आखिरी वक्त तक की मैं बात कर रहा हूं। अब तो हबशी शब्द भी जो है भाई नहीं चलता तो वो, लेकिन इसको कोई अगर सबूत की तरह पेश करे कि वो तो हबशी, गांधी के विचार रेस को लेके बहुत आगे बढ़ चुके थे और वो एकता की, मानव एकता की बात बहुत ही गंभीर तरीके से करने लगे थे। उनके मन में इस तरह का भेदभाव समाप्त हो चुका था। अब सुधीर जी ये है कि सवाल तो कई हैं और मैंने आपका समय ठीक ठाक ले लिया, लेकिन 2-3 सवाल तो मैं पूछे बगैर आपको जाने दूंगा नहीं, जिनमें से एक ये है कि गांधी की अहिंसा में हिंसा का कितना स्थान है? भाई देखो, गांधी तो जैन चिंतन से बहुत प्रभावित है। तो ये तो वो मान के चलते हैं कि मानव के लिए पूर्ण हिंसा संभव ही नहीं है। फिर वो तरह तरह से हिंसा और अहिंसा का भेद करना चाहते हैं कि मसलन अगर वो बछड़े को इंजेक्शन देके मरवाना है तो वो हिंसा नहीं है, या किसी जंगली जानवर को जो मुसीबत किए हुए है तो वो इस तरह की बहुत मिसालें देते हैं। कहते हैं कि ये हिंसा लग सकती है, लेकिन दरअसल क्योंकि आपका इरादा नहीं है, उसमें मोटिव होना भी जरूरी है ना। तो लेकिन जो असल मुझे लगता है कि जो बड़ा सवाल उठता है गांधी की अहिंसा को लेके, जो हमें उठाना चाहिए, वो ये नहीं है कि तार्किक रूप से हिंसा हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अरे यार, सांस तो ले ही रहे हो, तो वही जैन वाली उसको छोड़ दो। जो असल सवाल है वो सवाल ये है कि जो आदमी ये कहता है कि मुझे बहादुर आदमी की हिंसा पसंद है, कायर की अहिंसा उसका कोई मोल नहीं है, तो जिस आदमी ने ये कह दिया वो बहादुर की हिंसा को खारिज तो नहीं कर रहा ना। वो अपनी अहिंसा के मुकाबले में दोयम तो मान लेगा, लेकिन खारिज नहीं कर रहा है। और गांधी जब ये बात मान लेते तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि अगर कोई ये कहने लगे कि मैं तो यही करूंगा और यही कर सकता हूं, मैं नेहरू इस बात को दूसरी तरह कहते थे। वो कहते थे Who am I to judge? कि भाई उन लोगों की कौन सी मजबूरियां हैं, Who am I to judge? भाई मैं कैसे जान।
गांधी ये नहीं कह रहे हु एम आई टू जज, वो कह रहे हैं कि तुम तय करो, बहादुर की हिंसा करनी है तो करो। तो सवाल ये उठाना होगा कि बहादुर की हिंसा का गांधी की अहिंसा में जो स्थान बनता है वो कहाँ बनता है? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मेरे पास प्रश्न है। और ये मैं जानता हूं कि इस प्रश्न पर हमने समुचित विचार नहीं किया है। लेकिन एक बात हो जी जी। और दूसरी बात ये कि आज के संदर्भ में एक और सवाल उठेगा जो कि गांधी के समय में नहीं उठ पा रहा था या पूरी तरह से नहीं उठ पा रहा था। और वो सवाल ये है कि अहिंसा का जो वास्तविक आधार है वो है हृदय परिवर्तन की संभावना। नहीं, संभावना नहीं, विश्वास कि अंततो गत्वा जो हमारा विरोधी है वो भी हमारी तरह मानव है, उसका हृदय परिवर्तन तो अवश्यम भावी है। ये विश्वास जब होता है तो आपका विरोधी आपके सामने होता है। ड्रोन से आप कैसे प्रतिरोध करोगे? तो आज हम जिस जगह पहुंच गए, या ड्रोन ही नहीं, मल्टीनेशनल्स, भोपाल में लोग मरेंगे और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि लिटिगेशन करें तो किससे करें। जहाँ लिटिगेशन संभव नहीं हो पा रहा, इतना मुश्किल हो गया है, वहाँ अहिंसक लड़ाई किससे कर रहे हो? तुम करते रहो लड़ाई, जिसके विरोध में लड़ाई हो रही है वो तो तुम्हें देख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं। और जो मैंने कहा कि गांधी के वक्त तक इतना नहीं पहुंचा था, तो मैं तुम्हें ये बहुत ज़रूरी बात है। गांधी के आखिरी दिन एक अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट जो उनके साथ रह रही थी, मार्गरेट बर्क वाइट, उसने इंटरव्यू लिया गांधी का, और वो खासी स्केप्टिक, गांधी की बड़ी भक्त थी लेकिन वो स्केप्टिकल भी थी। तो उसने गांधी से एक सवाल पूछा, तो उस सवाल पर गौर करना नितिन, हाउ विल यू मीट द एटम बॉम्ब? और गांधी कहते हैं, आई विल, मैं चलो हिंदी में तर्जुमा कर दूं कि मैं, अरे यार वो ट्रेंचेस को क्या कहते हैं, हाँ ट्रेंचेस तो समझ ही गए कि मैं ट्रेंच में जाके नहीं दुबक जाऊंगा, मैं सड़क पर खड़ा होऊंगा और मैं जानता हूं कि जब वो ऊपर से बम डालने आएगा तो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। फिर कहते हैं कि और मैं खड़ा रहूंगा, and when he comes nearer he will realize that I do not have the face of evil against him. यहां गांधी रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए चरखा चलाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। अभी तक आई था, अब गांधी कहते हैं कि when he sees us, अब ये मीन जो है ये अस कहां से हो गया?
तो एटम बम के ड्रॉपिंग तक गांधी को यह यकीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ड्रोन को वहां से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, जो शायद अब देख भी नहीं रहे, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, उन्होंने तो उसको प्रोग्राम कर दिया, जानते हैं कि हो जाएगा हमारा काम। तो नितिन, मैं जो बात कह रहा हूँ या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये सवाल, फिर ये दो बड़े सवाल हमें उठाने पड़ेंगे कि बहादुर की हिंसा गांधी के इस अहिंसा की स्कीम में कहाँ फिट होती है, और दूसरा ये कि आज जब हृदय परिवर्तन की गुंजाइश इतनी कम हो गई है, लगभग समाप्त हो गई है, तो अहिंसात्मक प्रतिरोध किसके विरुद्ध होगा? अब एक दो चीज़ हैं, जैसे एक प्रश्न है जो मैंने तुषार गांधी से भी पूछा था, और अक्सर मैं पूछता ही हूँ जब गांधी की चर्चा होती है, क्योंकि मुझसे भी पूछा जाता है जब कभी गांधी की चर्चा होती है। प्रयोग थे उनके जीवन में, और उनमें से एक ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक दो जगह ये कहते भी सुना कि उस तरफ आपका ध्यान, या उसके कारण या तर्क पर आपका ध्यान आपकी पत्नी ने खूब दिलाया, गीतांजलि जी ने। वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि खुद गांधी ने खूब खुलकर कहा, जो कहना था उन्हें छिप भी नहीं सकता था, लेकिन पटेल या नेहरू बहुत एम्बेरस फील करते थे, और अक्सर वो उस पर खुलकर चर्चा भी नहीं करते थे, और आपस में कभी बात होती थी तो टालने वाले अंदाज में रहते थे। लेकिन इतिहास तो सारे सवाल पूछता है, तो मुश्किल सवाल में एक सवाल ये भी है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी इस पर क्या समझ बनी? भाई देखो, मुझे सबसे पहली बार ये प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जी, माई डेज विद गांधी जी, जो नोआखाली में उनके साथ थे, नोआखाली में, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होकर गए थे। तो बस तुम्हें उसी की याद दिला दूं कि जब इनको पता लगा, अच्छा, इनके बोस को, निर्मल बाबू को, कि गांधी ये कर रहे हैं, तो उनको सदमा लगा। उन्होंने गांधी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम कहा कि इसमें गलत क्या है? और निर्मल कुमार बोस ने उनसे बहस की और कहा कि ठीक है, आप समझते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं, आपका दिल साफ है, आपकी इच्छाएं आपके वश में हो गई हैं, लेकिन जिनके साथ आप लेटते हैं उनके बारे में आपको कैसे भरोसा है? और मान लीजिए कि आपको उनके बारे में भरोसा है भी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद ये यही सोचेंगे और इनको बुरा नहीं लगेगा, इनको ट्रॉमा नहीं होगा? यस, एग्जैक्टली, मेंटल जो ट्रॉमा है। उनका कि और आप फ्रॉइड देखिए। तो गांधी ने कहा कि भाई देखो, फ्रॉइड मैंने नहीं पढ़ा, और मैं चाहूंगा कि तुम मुझे कभी फ्रॉइड के बारे में समझाओ, लेकिन मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं हो रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। तो निर्मल कुमार ने कहा कि मैं फिर आपसे
इजाज़त चाहता हूँ। तो गांधी ने कहा कि तुम कब जाओगे? कहा मैं कल। उनका नहीं, तुम अभी चले जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तो निर्मल बाबू गांधी को छोड़ के चले आते हैं, ये कहते हुए कि बापू जब मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना मुझको, लेकिन इस वक्त मैं नहीं रुकूंगा। इसके बाद मैंने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े दार्शनिक के.जे. शाह, उनको शिमला में बोलते हुए सुना और बात भी फिर हुई। और के.जे. शाह का तर्क ये था all kinds of experiments are done in the world. So many killings are done in the name of scientific experiment. And here is a great man undertaking a great experiment. And you have problems with that? एक नजरिया ये। मैं थोड़ा हिला कि जरूरी नहीं कि निर्मल बाबू ही सही हों। इन सारे खतरों के बावजूद जो निर्मल बाबू ने गांधी के सामने रखे, the price may be worth paying. लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बदलने में जो योगदान है वो गीतांजलि का है। इसका एक और संदर्भ भी है, यम दमयंती की कहानी जो है जी। तो उसमें मेरा कहना ये था, अब नहीं है, उस समय था कि ये जो दमयंती को चलने देती हैं यम अपने साथ, एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। दरअसल यम मोहित हो गए हैं दमयंती से। वो खुद ही नहीं चाहते कि चली जाए, जितनी देर तक उसका साथ हो सकता है। उसके मेरे पूरे तर्क बाद में जब मैंने इस कहानी को बहुत ही गौर से महाभारत में पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरा तर्क निराधार है। जल्दी से ये भी बता दूं, मेरा तर्क ये था कि यम हर बार कहते हैं कि कोई भी वरदान मुझसे मांग लो सिवाय अपने पति के जीवन, दोबारा जीवन के। और जब वो अंतिम प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो ये नहीं कहते कि कोई भी वरदान मांग लो सिवाय अपने पति के जीवन का, कहते हैं कोई भी वरदान मांग लो। और वो कहती है कि मेरे पति से मुझे पुत्र प्राप्त हो। मैंने ये नहीं गौर किया था कि यम ये जो शर्त है वो निकाल देते हैं, वो खुद भी निकाल ही देते हैं। हाँ, मेरा ये था कि कामांध हो गए हैं यम। और हमारे मित्र चतुर्वेदी बद्रीनाथ किताब लिख रहे थे तो मैंने लिखा कि बद्री, डू यू रियलाइज दिस गॉड हैज फॉलन इन लव विद ए मॉर्टल। और बद्री ने बाकायदा प्रेफेस में ये सब लिखा। लेकिन जब मैंने यार वो पढ़ा गौर से तो जो मेरा तर्क का आधार था कि वो कामांध हो गए हैं, कामांध हो गए होते तो अंतिम बार भी कहते कि नहीं दे रहा आशीर्वाद दिया। तो वहाँ मुझे लगा कि यार बहुत सोच समझ के इस तरह की
तर्क दिया करो, अपना ग्राउंड सही रखो। तो खैर मैं थोड़ा विचलित तो हो गया था। उस वक्त मुझसे गीतांजलि ने कहा, तब भी कहती थी कि तुमको यही दिखाई पड़ता है। जब गांधी का मसला आया तो उसने कहा कि मुझको तुम ये बता दो कि क्या स्त्री पुरुष संभव नहीं है बगैर काम वासना के? कोई कारण ये हो तुम्हारे पास ये सिद्ध करने का, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। और भाई मेरे पास तो कोई कारण नहीं है ये सिद्ध करने का, न मेरे अपने अनुभव के स्तर पर और न अध्ययन के स्तर पर कि स्त्री पुरुष के सारे संबंध काम से ही नियंत्रित होते हैं, चालित। तो आज मेरी जो इस बात को लेके स्थिति है वो ये है कि मैं केजे शाह और गीतांजलि दोनों की बात समझ रहा हूँ, और मैं नहीं कह सकता कि उनको क्या बाद में लगा, लेकिन मान लो उनको कुछ लगा भी बाद में, तो मुझे लगता है गांधी को इतना अधिकार तो था कि अब आदमी ज्यादा देखो नितिन, किसी भी संबंध को लेके फिर ये बात होगी, नहीं किसी भी प्रयोग को लेकर भी होगी, प्रयोग को उसका भी कोई तो पीड़ित होगा, नहीं किसी, इसीलिए मैं संबंध की बात कर रहा हूँ कि सुंदर से सुंदर और पवित्र से पवित्र संबंध कब कौन सा रूप ले लेंगे, वो अगर कारण बन जाता है प्रारंभ को ही क्वेश्चन कर देने का, तो बड़ी विकट समस्याएं पैदा होंगी। अंतिम 2 प्रश्न हैं, ये तो नहीं कहूँगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। एक तो ये कि क्या गांधी आंदोलन, संघर्ष, सामाजिक कार्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया थे, लेकिन राजकाज के प्रैक्टिकल तौर तरीकों में बेहद ख़राब और असंभव अप्रोच वाले व्यक्ति थे? आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों ने तो यही पाया, लेकिन ये भी तो सच है कि हिंद स्वराज जो कहता है उनका, वैसा कुछ भी कभी किसी ने करके भी नहीं देखा। क्या इसलिए कि प्रैक्टिकल भी नहीं है, यूटोपिया ही है कतई? देखो ये तो तुम भी समझ रहे हो कि ये इतना मुश्किल सवाल है कि इसका मुकम्मल उत्तर तो दिया नहीं जा सकता। हालांकि यद्यपि काश में ही है उत्तर, है ना, लेकिन जो कुछ मैंने अब तक कहा उसके बाद मुझे ये तो कहना ही है, और ये नहीं कि कोई मजबूरी है, मैं ये मानता हूं कि आज हम जिस मुकाम पर आ गए, जहां के सामूहिक संहार लगभग निश्चित है, ये काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, पहल करनी तो पड़ेगी। ये, और तुम भले ही संक्षिप्त में ना चाहते हो, मुझे लगता है कि संक्षिप्त उत्तर ही है बेहतर होगा बजाय इसके कि फिर इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि मैं गांधी की हत्या को तो ना ठीक ठहरा रहा हूँ, ना ठहरा सकता, और कोई भी नहीं ठहरा सकता। जो ठहराते हैं उनका तो हिसाब वो खुद जाने। लेकिन
क्या गांधी की हत्या जो हुई उसने हमें समाज के तौर पर बार बार अपने भीतर झांकने को मजबूर किया है, और यदि ये प्राकृतिक होती तो इसका मोल थोड़ा कम हो जाता। जैसे सुकरात या ईसा की हत्याएं हुईं और उनका विचार खूब फैला, ईसा का तो बहुत बाद में फैला, हत्या के, सूली पर चढ़ाने के। तो सही तो नहीं हुआ, लेकिन शायद ठीक ही हुआ कि गांधी की हत्या ही हुई। बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। वो इच्छा मृत्यु भी चाहते थे, 125 साल जीना, फिर धीरे धीरे कहने लगे कि 90 साल भी नहीं जीना चाहता, 100 भी नहीं जीना चाहता। जो हालात देश के हो रहे थे, जैसी परिस्थितियों से वो जूझ रहे थे। तो आपने भी वैसे इस तरफ इशारा किया जब उन साहब ने आपसे ट्रेन में पूछा। तो उससे ही जुड़ता एक सवाल है कि क्या उनकी हत्या भी एक मौका हो गई हमारे लिए कि हम बार बार अपने भीतर झांकते रहें, एक चेक रखें? भाई देखो, वो होना चाहिए और नहीं है। उस पर हमारा न सोचना, ये दर्शाता है कि हम गांधी के प्रति कितने सचेत हैं और अपनी इंसानियत के प्रति कितने सचेत हैं। जो उसको सही मानते हैं और जो अब गॉडसे की पूजा करने के लिए भी तैयार हैं, वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन हम जो कि उसको गलत मानते हैं, हमें तो ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या गॉडसे ने गांधी को मारा? 3 गोलियों से गांधी का मरना एक मरना है, और जो आदमी 125 साल जीना चाहता था वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि अब तू मुझे ऊपर उठा ले। तो मरने पर तो हम ले ही आए गांधी को। तो सच बात तो ये है कि गॉडसे ने हमको उस सामूहिक अपराध बोध से बचा लिया। तो हमारा सेवियर है उस तरह अगर देखो तो। और बिल्कुल चलते चलते जो तुमने कहा सुकरात और ईसा मसीह, नितिन ये तुम आज कह रहे हो। 5 बहुत बड़े अमेरिकी पत्रकार थे जो गांधी के भक्त से थे। उनमें एक था विंसेंट शीन। ये आदमी अपने घर में बैठा हुआ था और अचानक इसको लगा कि इसे गांधी से मिलना चाहिए। तो इसने अपने दोस्त विलियम शरर, राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइख का, ये न्यूयॉर्क आया, शायद वर्मोंट में रह रहा था। न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो उसने बुलाया जहाँ भी रेस्टोरेंट में ये लोग मिले और कहा कि तुम तो गांधी को 30 से जानते हो, मेरी मुलाकात गांधी से तय करवा दो, मुझे मिलना है गांधी से। तो शरण ने कहा कि यार जब मैं तुमसे बात गांधी की करता था तो तुम टाल देते थे, और अचानक क्या हो गया? तो उसने कहा कि नहीं, गांधी तो मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मैं ही तैयार नहीं था गांधी से मिलने के लिए।
लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अगर मैं अब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि गांधी तो मरने जा रहे हैं। तो कहता है गांधी मरने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन? ही सेड हाँ, और तुम 12वें आदमी हो जिससे मैं ये कह रहा हूं, और इसलिए मैं इतने लोगों से कह रहा हूं कि जब गांधी मरेंगे और मैं कहूंगा कि मैं तो पहले ही जानता था, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो तुम लोग तो मेरे गवाह बनोगे उस वक्त जब गांधी मरेंगे। तो उसने कहा कि बट व्हाट मेक्स यू थिंक दैट गांधी इज गोइंग टू डाई? He said, because it is in the logic of human history. Exactly. And he must die like Socrates did. शरर बाद में जब अपनी किताब लिखते हैं तो सुकरात के साथ ईसा को भी जोड़ते हैं। ये आदमी उस वक्त सिर्फ सोक्रेटिस कहता है, आता है गांधी से मिलने। 28 जनवरी को उसकी जो बात होती है, इट्स ए ग्रेट मीटिंग, खूब बातें होती हैं। और गांधी कहते हैं कि कल भी आ जाना, अगर प्रार्थना सभा के बाद वक्त हुआ तो आज की तरह बात करेंगे। तो कहता है नहीं मिस्टर गांधी, कल तो मैं नेहरू के साथ पंजाब जा रहा हूँ। बोले ओ यू मस्ट स्पेंड सम टाइम विद जवाहर, देन ट्राई ऑन द 30th। ही सेड डन। वो 30 को वहाँ है। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि उसको क्या हुआ जब गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसका भी उसने वर्णन किया है। लेकिन कम से कम संसार में एक आदमी था जो ये जानता था कि गांधी को मरना ही है, और हिंदुस्तान में आने के बाद वो अपनी डायरी में लिखता है न सिर्फ ये कि गांधी को मरना है, बल्कि वो लिखता है गांधी विल डाई एट द हैंड्स ऑफ ए हिंदू। तो वहां एक अमरीकी बैठा हुआ है वेरमॉन्ट में, और हम अभी भी नहीं जानते कि हमारे इसमें क्या जिम्मेदारी है। भाई मोटी सी बात है नितिन, 32 साल अंग्रेजों से लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। हम 5.5 महीने नहीं जिंदा रख पाए। तो चलो इसी नोट पर खत्म करो। नहीं, आप भावुक हुए, आपकी आंखों में आंसू भी आए। आपकी किताब पढ़कर मैं तो काफ़ी भाव विवल था, और सच बताऊं तो गांधी को देखने का नज़रिया थोड़ा पता नहीं क्या कहेंगे इसे, लेकिन पहले वो महान लगते थे, फिर घर के आदमी लगने लगे। क्योंकि जो आपने कहा कि हम सब अपने पिताओं को तो मारते ही हैं, और आपने ये भी कहा कि गोडसे ने हमें उस अपराध बोध से भी बचा लिया। भूमिका तो हमने तैयार कर दी थी, या चाकू को धार हमने दे दी थी, बस चलाने वाला कोई और था और हम सबको बचा ले गया। मेरे पास तो कुछ नहीं है अंत करने के लिए इसका। आप कुछ अंत में कहना चाहें? भाई थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। तुम्हारा भी नितिन कि ये मौका दिया। फिर कभी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग जो सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है गांधी के बारे में जो कुछ ढेर सारे जाले हैं दिमाग में, दिलों में, उनमें से कुछ तो हटे ही होंगे। बाकी तो एक प्रक्रिया है, सतत चलती है खोजने की। तो आप भी खोजिए, हम भी खोजते हैं। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।